एक निजी सवाल है, क्योंकि जब भी हम आपसे बात करते हैं, कभी कोई रील है या फिर कोई आपकी न्यूज़ है, तो लोग एक ट्रोलिंग भी करते हैं आपकी एजुकेशन को लेकर बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं। मैंने ये कहा कि मेरी एजुकेशन का सर्टिफिकेट मैं 2029 के चुनाव में दूंगा, और मेरी एजुकेशन को लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा किया मैडम प्रेमलता जी ने, जो वो दुष्यंत के सामने शायद चुनाव लड़ रही थी या चुनाव लड़ रहा था। तो मैंने ये कहा कि मैं जब एफिडेविट दूंगा तो मैं एक एफिडेविट की कॉपी आपको भी भेजूंगा, और मैं आपकी सारे परिवार में जितनी एजुकेशन है, मैं उसमें अगर आप मुझे कंपेयर करेंगी तो आई विल बी हाईली क्वालिफाइड एंड मोर क्वालिफाइड देन यू। अब वो ये तो समझ जाइए कि जिस पर उनको शंका थी वो बातें तो पीछे जा चुकी हैं। क्यों सवाल उठे? सवाल इसलिए उठे कि मैं अपने बाप दादा की जेल होने के बाद पढ़ाई को बीच में छोड़ के आ गया था। हाँ। और बीच में मैंने पढ़ाई पूरी कर ली, सो अब किसी को क्या दिक्कत है? और ऐसा ही सवाल उठाया अभय सिंह चौटाला की एजुकेशन को लेकर भी। भाई वो अभय सिंह चौटाला जवाब देंगे, हम थोड़ी देंगे जवाब उसका। आप तो मेरे से मेरी बात का पूछोगे तो मैं जवाब दूंगा। मगर मुझे हंसी तो तब आ रही है जब इनेलो वाले मेरी एजुकेशन पर सवाल उठा रहे हैं। अरे खुद वालों में तो झांक के देखो। लेकिन इन सब बातों से मिलता क्या जनता को? नहीं मिलता तो जनता को कुछ भी नहीं है। एजुकेशन इज नॉट अ पैरामीटर। एजुकेशन किसी आदमी की जो उसकी सोच और समझ है, उसको कोई उसका पैमाना करने का तरीका अगर एजुकेशन होता तो फिर तो ये सब इन सब 90 के 90 एमएलए को हटा देना चाहिए मैडम। पर मुझे पर्सनली लगता है कि ये पैरामीटर होना चाहिए। नहीं, ये कोई पैरामीटर नहीं है, मैं नहीं मानता। हो सकता है कि आपकी सोच हो, मैं मानता हूं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, मगर आप ये माने कि वो पीएचडी होना चाहिए। नहीं, वही मैं पढ़ा लिखा तो पढ़े लिखे तो हम सब लोग हैं। पढ़ा लिखा तो मैं अपने लॉ के तीसरे साल में पढ़ाई को छोड़ करके आया था। मैंने इनको अगर कहेंगे वो रिकॉर्ड भी भेज दूंगा, और मेरे पहले दोनों साल के ग्रेड्स भेज दूंगा, इनको शर्म आएगी। तभी मैंने पूछा, जब आपको ऐसे ट्रोलिंग का मतलब होती है कैसे? मुझे मैं इन चीजों को नेग्लेक्ट कर देता हूं। मुझे कोई सही बात लगती है, तथ्य लगता है, तो मैं उन बातों पर विचार करता हूं, और कहीं अगर कोई गलतियां हैं तो उन गलतियों को सुधारता हूं। आज के सिनेरियो में मगर जब इनने मुझे कहना शुरू किया बार बार मेरी एजुकेशन पर, सो मैंने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया। अब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूं। अब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूंगा और फिर आपके पैमाने पे भी खरा उतरूंगा अगले चुनाव से पहले। चलो, कि मैं पीएचडी को भी मुझे लगता है कंप्लीट तो नहीं कर पाऊंगा, मगर आई विल बी एनरोल्ड। लेकिन अभी जो सिनेरियो है आज अपना पॉलिटिकल, उसमें आपको कौन सा नेता ऐसा लगता है जो इलेक्टेड, जो एमएलए है, एमपी है, कि ये बेस्ट कर रहे हैं काम अपना? नहीं, सब अच्छा कर रहे हैं। अच्छा करने वाले अच्छा करते हैं। मुझे कोई वो नहीं है। अब जो भी नेता है हरियाणा के, मैं कहूंगा कि बहुत अच्छे नेता हैं हरियाणा में, और युवा नेता जो हैं वो एनर्जेटिक हैं, एम्बिशियस हैं, वो अपने जनता की लड़ाई लड़ना जानते हैं, और मुझे विश्वास है कि वो प्रदेश की अच्छी लड़ाई लड़ेंगे, और अच्छे को मैं सदैव अच्छा कहूंगा। नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। हाँ बिल्कुल, तहजीब रखने वाले, काम करने वाले, जिनको काम से काम रखते हैं, प्रदेश की जनता के मूल जो मुद्दे हैं उनको विधानसभाओं में उठाते हैं, लोकसभा में लेकर के जाते हैं, अच्छे लोग हैं। मैं बुरा क्यों किसी को? आगे का अपना इंडिविजुअली आपका रोड मैप क्या है, क्या सोच रहे हैं? मेरा रोड मैप तो मेरी पार्टी तय करेगी। अभी तो मैं युवा योद्धाओं को प्रदेश के अंदर संगठित करने में लगा हूं। मैंने 5 जिले कंप्लीट कर लिए हैं। वो योद्धा अब आंदोलन को तैयार हैं? आपने कहा था कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो एक पल भर भी वो घर में नहीं बैठेंगे। बीजेपी के लोगों की नींद उड़ जाएगी, और अगर इस बात से मैं देशद्रोही कहलाऊंगा तो मुझे कोई परवाह नहीं है। वो तो कहला सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। मुझे अभी भी कहना शुरू हो जाएंगे, आपका इंटरव्यू चलने दीजिए, ये बाबाओं की बात पे ही कह देंगे तो देशद्रोही है, ये तो धर्म विरोधी है। इनसे ज्यादा धार्मिक हूं। इनके किसी के घर में गौ माता नहीं होगी। हम गौ का पालन पोषण करते हैं, और हमारे घर में जो गौ की सेवा है, इनके किसी के घर में हो तो बता देना मुझे। मगर मुझे सर्टिफिकेट राजनीति के अंदर धर्म का नहीं चाहिए, बिल्कुल ना आज चाहिए ना कल चाहिए। लेकिन जब आप लोग ऐसी बातें करते, किसी भी चौटाला फैमिली से हम किसी से बात करते, तो विरोधी कहते कि इनके अंदर बहुत अहंकार है, और इसी वजह से, इनकी दबंगई की वजह से ही अहंकार है। अगर सच बोलेंगे तो अहंकार है। तो कहते हैं कि क्या कहें, इसलिए नकार दिया इन लोगों को। कब नकारा? हार और जीत को नकारना होता है राजनीति में। वो कहते हैं कि चौधरी देवीलाल जब पेंशन लागू की, जच्चा बच्चा योजना लागू की, किसानों के कर्जे माफ किए, पता नहीं क्या क्या किया, अगला विधानसभा का चुनाव बुरी तरह हार गए। तो चौधरी देवीलाल क्या देश की राजनीति में और देश में कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रखते? ये लोग तो हमें मार के सोते हैं, मैं आपको सही बताऊं। मगर हम फिर जब हौसले से खड़े होते हैं तो इनके पसीने आ जाते हैं।
और मैंने कहा था कि इतनी मेहनत करेंगे कि हमारे विरोधियों की चोटी में पसीना आएगा, और उस बात के लिए ये हमारा विरोध करें, हमें देशद्रोही कहें, वो इनकी सुनिए। जुलाना रैली के बाद भी आपने कहा था कि अब सरकार घबरा गई हमारी रैली के बाद। निश्चित तौर पे घबरा लेकिन गई। सरकार की तरफ से कह रहे हैं कि इनके पास है क्या जिससे हम घबरा कोई जाएं। बात नहीं, एक होगा। भी एमएलए नहीं, एक भी अभी होंगे आप 2000 कितने जुम्मा 3 साल बचे, एमएलए भी होंगे, एमपी भी होंगे। हमारी पार्टी को अभी तो खड़े हुए भी 6-7 साल हुए हैं। हम आपकी पार्टी का मुकाबला करेंगे नायब सिंह सैनी जी, चिंता मत कीजिए। हमारे हौसले बुलंद हैं, और जिसके हौसले बुलंद हों उनको पंखों की आवश्यकता नहीं होती। एक यूथ की लास्ट में मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर हमें हरियाणा को जो आगे बढ़ाना है, उसके लिए सबसे बड़ी आज के दिन आवश्यकता है नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने की। और नशा जो है वो हमारे जड़ों में बैठता जा रहा है हरियाणा की। नशे के खिलाफ हमें एकजुट होना पड़ेगा सामाजिक तौर पर। नशा इज सोनली, गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नशा, समाज तब्दीली कर सकता है। मैंने कुछ गांव ऐसे देखे हैं जिसमें नशे को भगाने के लिए, नशे को खत्म करने के लिए गांव की पंचायतों ने जब सख्त फैसले लिए और बहिष्कार शुरू किया लोगों का, तो नशा खत्म हो गया। तो हमें नशे के खिलाफ लड़ाई, अगर हम नशे से बच गए प्रदेश में, ये जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, अगर इससे हम प्रदेश के अंदर बच गए तो हमारे हरियाणा को कोई रोक ही नहीं सकता अगले 50 साल। बिल्कुल। वी आर फाइटिंग फॉर नेक्स्ट 50 years एंड दीज टायर्ड एंड रिटायर्ड पीपल कैन नॉट। उसके लिए यूथ को खड़ा होना पड़ेगा। यूथ विल लीड हरियाणा, देर सवेर यूथ ही आगे बढ़ाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, बहुत अच्छी बातें की, और हम उम्मीद करते हैं कि यूथ तक असल मुद्दों की जो पहचान है, परख है, वो होनी चाहिए। यूथ को समझ आना चाहिए कि असल में मुद्दे क्या हैं हमारे। जो समझदार यूथ है वो जो मेरी बातों को समझेगा भी। हो सकता है मैं भी और कुछ सीखूं उनके कमेंट से। भरपूर। पिछली बार मुझे सिखाया था अभी चेला नहीं बोलना, मैंने उस बात को डिक्शनरी में डिलीट कर दिया। आपके विरोधी भी चुप हो गए, फिर बोलना बंद हो गए उसके बाद। तो मैं सीखता रहता हूं। अच्छा है ये तो। मैं तो सीखता रहता हूं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो हर रोज सीखता हूं। मैं तो आपसे भी सीख रहा हूं, मैं लोगों से भी सीखता हूं, मैं हर कमेंट को रीड करता हूं। नहीं, आपने सीखा तो जुलाना में आपने करके दिखाना। पिछली बातचीत में आपने कहा था कि मेरे लोग मुझे छोड़कर नहीं गए, इसके लिए मुझे अप्रिशिएट करते हैं अजय जी भी और दुष्यंत जी भी, कि बाकी छोड़ के गए, और ये हमने जुलाना रैली में वो कमाल देखा। थैंक यू मैम। जहां लगा था हम लोगों को कि जेजेपी का कुछ नहीं, आप लोग भी मायूस थे, हताश थे, सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, लेकिन ये आपको एक्सेप्ट करनी होगी। लेकिन जुलाना रैली ऐसी होगी जेजेपी की उस हार के बाद, किसी ने सोचा नहीं, और उसमें ये क्रेडिट तो जाता है दिग्विजय सिंह चौटाला को, मेरे को नहीं। मैं तो उसमें बहुत अंतिम पंक्ति में कोने वाली कड़ी हूं। हर उस कार्यकर्ता को जाता है जिसने फिर गर्दन को उठा करके हौसला किया। दिग्विजय के पास तो सब जो है ना संसाधन है, सब कुछ है, मगर वो एक आम साधारण कार्यकर्ता जिसने 4 साल में जिसने मायूसी झेली हो, बिल्कुल, जिसके शायद काम ना हो पाए हो, वो फिर खड़ा हुआ, मैं उसे सैल्यूट करता हूं। लेकिन आप में मैंने वो पर्सनली वो जज्बा देखा पत्रकारिता के नजरिए से भी कि आप मैदान से नहीं हटे। आप चाहते तो ब्रेक ले लेते, आप चाहते तो मीडिया से दूर हो जाते, आप मीडिया में भी रहे, मेहनत भी करते रहे। हमारी तो दुकान यही है मैडम। हमने तो करना यही है। अगर इसको बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, इस पॉलिटिक्स की लेगेसी को आगे लेकर के जाएंगे, तो लोग हमारी पीठ को थपथपाएंगे। अगर हम घर बैठ जाएंगे निराश होकर के, या एसी के कमरों की राजनीति करेंगे, बहुत से लोग करते हैं हरियाणा में, तो फिर कोई पूछेगा ही नहीं, फिर आप वाली बात सच हो जाएगी। या जो हमारे विरोधी चाहते हैं, वो तो यही चाहते हैं ना भी ये घरों में बैठ जाएं। हाँ, बिल्कुल। अगर हम घरों में बैठ जाए ना, तो वो जो हमें चाहेंगे वो सुख सुविधाएं देंगे। हाँ, वो तो है। फिर आपको बहुत, आप अच्छे भी लगेंगे उन्हें। फिर हमें उन्हें अच्छे भी बहुत लगेंगे, उन्हें सॉफ्ट स्पोकन भी बहुत लगेंगे। अजय सिंह चौटाला जी से सॉफ्ट स्पोकन कौन है हरियाणा में? उन्हीं को देशद्रोही कह दिया इन लोगों ने। नहीं, परिभाषा बदल दी गई है देशद्रोही होने की। वही तो मैं समझ नहीं पा रहा। हे भगवान, हमें कोई समझाए कि देशद्रोही का मतलब क्या है। अब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जाता है तो उस पर डिबेट होती है, यहाँ कोई हिंदू भूख से मर जाता है या कोई बच्ची का गैंग रेप होता है, उस पर कोई बात नहीं करता। अब एक पिछले ही पॉडकास्ट में एक बीजेपी के सीनियर लीडर थे, उन्होंने बात करते करते कहा कि हमने कोविड में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, और हम अगली बात में उन्होंने बोल दिया कि हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। मैंने कहा, जब 80 करोड़ लोगों को आप बीपीएल मानकर राशन दे रहे हैं, तो आप कैसी अर्थव्यवस्था है? कैसी अर्थव्यवस्था है? ये लोग दिशाहीन और लोगों को बेबस कर देते हैं। दुष्यंत जी की बात इतनी सटीक है कि हम सुबह 7 बजे से एक ही चीज सुनने लगते हैं कि मौलाना और बाबा, तो हम कहां जाएंगे? हम काम की बात जब तक नहीं करेंगे, सभी समाज, सभी वर्गों को एक माला में नहीं पिरोएंगे, तो जो भारत हमारे पूर्वजों ने
फ्रीडम फाइटर्स ने सोच के बनाया था, बसाया था, हम उसे तबाह कर देंगे और ये उस तबाही के जिम्मेवार होंगे। मैं ये इनको कह रहा हूं, बीजेपी वालों को। क्योंकि मुझे कुछ बात ध्यान आई, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं लोगों में, जो कमेंट नीचे आते हैं आपकी बातों में, कोई न्यूज़ चल रही है तो लोगों में एक नाराज़गी, शायद वो आपके अपने लोग हैं, वो कहते हैं कि इन्होंने बहुत गलत किया। उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? उनको समझा पा रहे हैं आप? लोग जुड़ रहे हैं आपके एक पास, तो मुझे ये नहीं समझ आता कि वो जो नाराजगी गुस्से में तब्दील क्यों हो गई है? पॉलिटिक्स इज अबाउट परसेप्शन। हमारे विरोधियों ने ये परसेप्शन बना दी कि लूट लिया, खा गए। कोई ये नहीं बता पा रहा क्या खा गए, और खा गए तो उस पर इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहा? क्या किसी को कोई खा के जाने देता है क्या? कोई जवाब नहीं है, किसी के पास कोई बात नहीं है। दुष्यंत चौटाला ने जो काम किया उसका कोई तोड़ नहीं, काम तो बहुत बढ़िया किया भाई, मगर सारा सौदा खा गए। अरे क्या खा गए? आपके चाचा भी कहते हैं ये बात, तो वो चाचा के पास भी जवाब नहीं है, आप उन्हीं के पास चलिए। वो रजिस्ट्रियां कहां हैं? जो हिसार में सड़कों पर फेंकने वाले थे पैदल यात्रा में, कहां है रजिस्ट्रियां? अब मैं ये बात बोलूंगा तो वो लोग ये कहेंगे नहीं अब यही सत्य है, बात को बदल देंगे। तभी मैं कह रही हूँ कि उन लोगों को आप अपने तरीके से एक लाइन में, 2 लाइन में समझा दीजिए। मैं ये कहूं नहीं, ये समझा नहीं सकते। ये बात परसेप्शन तो चेंज कर सकते हैं। परसेप्शन चेंज हम अपनी मेहनत से करेंगे। जब कुछ मिलेगा ही नहीं लोगों को, 5वें साल कहेंगे भाई अगर इनने खाया होता तो कुछ तो होता। या तो बीजेपी बहुत साथ ही टीम भेज देती है घर, एक मैं स्टेटमेंट पर भेज देती है। ओहो, मुझे ये डर है कि अब मुझे देशद्रोही ना कहने लग जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं कि लोगों को पसंद आई होंगी आपकी बातें, वरना कम से कम एक मैसेज देने की कोशिश। ज्यादा लोगों को पसंद आएंगी और सच्चे राष्ट्रभक्तों को पसंद आएंगी, अंधभक्तों को नहीं आएंगी। देशभक्ति क्या है वो डेफिनेशन भी अपनी जो देश के लिए सोचते हैं, जो नेशनलिस्ट हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। थैंक यू।